तो हेलो दोस्तों, तो आगे शुरू करते हैं कहानी हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट की। हंगर हार्डशिप एंड रिवॉल्ट दोस्तों क्या चीज है कि देखो, ये पहले इकोनॉमिक हार्डशिप आया यूरोप में। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप जब यूरोप में आया उसकी वजह से ज्यादातर जो है काम धंधे की कमी थी, काम की कमी थी लोगों के पास। ठीक है, मशीन मेड जो गुड्स होती थी इंग्लैंड से वो सस्ती आती थी, तो उनकी वजह से वहां जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरा की पूरा खत्म हो गया और चीजों की प्राइस भी धीरे धीरे वहां पे क्या ज्यादा हुई, बढ़ने लगी। फूड प्राइसेस बढ़ी और फसल भी क्या है वहां पे खराब हो गई, जिसकी वजह से कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबी वगैरह बढ़ने लगी है ना। और इसी तरह का जो टाइम था वो था 1848 का। ठीक है, यहाँ पे फूड शॉर्टेज की कमी हो गई, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, भीड़ जो थी वो सड़कों पे आ गई और इसीलिए वहां पे जो बैरिकेड्स लगाए थे वो हटा दिए गए और लुई फिलिप जो है उसको देश को छोड़ के भागना पड़ा। फ्रांस की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, ये दोस्तों पीजेंट्स का अपराइजिंग है। आप देखो 1848 में ये अपराइजिंग हुआ था, यानी कि विरोध हुआ था पीजेंट्स का। ये पिक्चर भी आपकी पूछी जा सकती है सीबीएसई में। उसके बाद बात करते हैं जो नेशनल असेंबली बनी थी उसने क्या किया, एक रिपब्लिक पूरा कर दिया डिक्लेयर, और जिसने बोला कि सभी एडल्ट मेल्स को सफरेज होगा 21 की एज के ऊपर, यानी कि अभी भी ये यूनिवर्सल सफरेज नहीं है ना, केवल एडल्ट मेल्स को है, वो भी 21 के ऊपर। और उनको बोला कि राइट टू वर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप भी बनाई गई एम्प्लॉयमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, 1845 की बात करें तो एक घटना है सिलेशियन विलेज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1845 में क्या हुआ, एक गांव था सिलेशिया, उसमें जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, जो उन्हें क्या करते थे कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उन्हें एडवांस देते थे फिनिश गुड्स के लिए, है ना, गुड्स फिनिश करने के लिए। जो जर्नलिस्ट था विलियम वॉल्फ, उन्होंने बोला सिलेशियन विलेज में जो घटना हुई उसका जिक्र किया और उन्होंने बोला कि क्या घटना हुई वो आप देखो। देखो ये जो गांव थे सिलेशियन विलेजेस, यहाँ पे लगभग 18,000 लोग रहते थे जो कॉटन वीविंग का काम करते थे। ठीक है, वर्कर्स की माइजरी बहुत ज्यादा थी, यानी कि बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन खराब थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या उनकी प्राइस बहुत ज्यादा घटा दी थी, जो गुड्स की वो प्राइस देते थे उसकी। तो क्या हुआ कि 4 जून को 2 बजे दिन में वीवर्स की एक भीड़ थी, वो निकल के अपने घरों से आई और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घरों की तरफ, उनके मेंशन यानी कि उनके बड़े बड़े जो घर हुआ करते थे महल जैसे, उनकी तरफ गई। ठीक है, वो हायर डिमांड उनकी थी कि वही वेजेस हमारी बढ़ाई जाए। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया और इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से कुछ लोग उनके घर में घुस गए, उन्होंने उनके विंडो वगैरह सब चीजें फर्नीचर वगैरह तोड़ दिया। कुछ लोग स्टोर हाउस में घुस गए और उन्होंने जो कपड़े की सप्लाई थी उसको कब्जे में लिया, उसको फाड़ दिया बहुत ज्यादा। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ पास पड़ोस के कंट्री में चले गए। हालांकि ऐसे लोगों को कई लोगों ने क्या किया, शेल्टर देने से मना कर दिया। फिर जो लैंडलॉर्ड था, वो घर का जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो 24 घंटे बाद लौटा आर्मी की हेल्प से, और जिसकी वजह से क्या हुआ 11 वीवर्स इसमें मारे गए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1848 की लिबरल्स के रिवॉल्यूशन की। ठीक है, गरीबों के साथ जो रिवोल्ट हुआ गरीबों का, उसी के साथ क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयड और जो पीजेंट्स थे जिनकी कंडीशन खराब थी यूरोपियन कंट्रीज में, उनका भी एक रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, जो कि मिडिल क्लास ने लीड किया। फरवरी 1848 में फ्रांस जो है उसमें बहुत ज्यादा मोनार्क वगैरह हट गया था, यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है वो प्रोक्लेम किया गया। यूरोप के अदर पार्टों में भी, जर्मनी वगैरह सब जगह रिवॉल्ट हुए इस तरह के। ठीक है, एसोसिएशन वगैरह बने। जो जर्मनी है वहां पे भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह, पर्सन्स, आर्टिसंस वगैरह। ये कहां पे मिले, फ्रैंकफर्ट की सिटी में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली हम बनाएंगे। 1848 में क्या हुआ कि 831 लोग एक फेस्टिव प्रोसेशन निकालते हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए अपनी जगह लेने के लिए। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां पे हुई, सेंट पॉल चर्च में हुई। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए, और जिसको हेड कौन करता, मोनार्की करता, जो कि पार्लियामेंट के लिए सब्जेक्ट होता है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। जब डेपुटी जो थे उन्होंने ऑफर किया क्राउन, ये किसको किया, फ्रेडरिक विलियम IV को, राजा को बोला भाई राजा ले लो, राजा बन जाओ हमारे। ठीक है, तो ये किंग था प्रूशिया का, लेकिन उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया उनका प्रपोजल। बोले आज मुझे राजा बना रहे हैं, ठीक है, और कल को ये सब जगह इसी तरह करेंगे, मेरी तो पावर छिन जाएंगी। तो इसलिए उसने क्या किया, दूसरे मुनाफ को ज्वाइन कर लिया इस तरह के रिवोल्ट को और असेंबली को अपोज करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो अपोज था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। तो पार्लियामेंट का जो सोशल बिजनेस था वो पूरा की पूरा खत्म हो गया। पार्लियामेंट जो है उसमें कौन थी, मिडिल क्लास
जिसने क्या किया, वर्कर्स की डिमांड का विरोध किया, आर्टिशन की विरोध किया, जिससे इनका सपोर्ट हट गया। एंड में क्या हुआ कि ट्रुथ बुलाई गई और असेंबली जो है वो खत्म हो गई। क्लियर दोस्तों। फिर बात करते हैं सोशल राइट, जो पॉलिटिकल राइट है वो वुमन को भी देना चाहिए या नहीं। ये भी कंट्रोवर्शियल था इन लिबरल मूवमेंट्स में, जैसे बड़ी संख्या में वुमन ने पार्टिसिपेट किया था। वुमन जो है उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, खुद के न्यूज़पेपर्स वगैरह निकाले थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स की थी, इसके बावजूद उनको अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है दोस्तों। एक वर्ड आता है इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है क्या, वुमन के राइट को सपोर्ट करना, उनके इंटरेस्ट को देखना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वलिटी जेंडर्स की रखना, है ना। तो जो वुमन को सपोर्ट करते हैं मूवमेंट्स वगैरह को, उनको कहा जाता है फेमिनिस्ट। ये दोस्तों सीन है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, ठीक है, जो कि सेंट पॉल चर्च में हुई थी। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वुमन है ऊपर खड़ी है, ये ओनली स्पेक्टेटर्स है, इनको केवल ऑडियंस बना के बताया भाई कि तुम्हें कोई राइट नहीं है। और ये पूरे मैन है जिन्होंने एडल्ट अपॉन 21 से ऊपर के। ठीक है, तो ये दोस्तों इमेज ध्यान रखना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, सेंट पॉल के चर्च में। इसमें वुमन जो है वो अपर लेफ्ट गैलरी में बताई गई है केवल, तो ये इमेज ध्यान रखने वाली चीज है। क्लियर दोस्तों। देखो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी सेंट पॉल चर्च में, तो वुमन जो है उन्हें केवल ऑब्जर्वर के तौर पे रखा गया, यानी उनको राइट नहीं दिया गया। क्लियर। आप देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है उन्होंने लिबरल मूवमेंट दबा तो दिए, ठीक है, पर वो पुराने ऑर्डर को बना के नहीं रख पाए। मोनार्क्स जो थे उन्होंने ये देखना चालू कर दिया कि अब रिवॉल्यूशन चालू हो चुका है, रिप्रेशन का दौर खत्म हो चुका है, अब इनको कंसेशन देना ही पड़ेगा। इसलिए 1848 के बाद जो टाइम आया उसमें ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने चेंज करने स्टार्ट कर दिए, जो वेस्टर्न यूरोप साइड पहले ही 1815 के पहले चालू हो चुके थे। ठीक है, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर इनको खत्म कर दिया गया सबको। ठीक है, हैब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया में हैब्सबर्ग जो रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दे दी 1867 में। हमने पढ़ा है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो वो ऑस्ट्रिया हंगरी रूल करता था, है ना, उस एरिया में। तो इन्होंने 1867 में हंगेरियंस को ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि उनको शासन खुद का संभला दिया। दोस्तों अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे हम मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी का बनना। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम देखेंगे कि जर्मनी का, और इसमें लिखा है कि क्या आर्मी जो है वो नेशन की आर्किटेक्ट यानी नेशन को बनाने वाली, डिजाइन करने वाली हो सकती है। तो देखेंगे किस तरह से जर्मनी बनी, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो देखो दोस्तों 1848 में क्या हुआ, नेशनल जो यूरोप में थे उन्होंने क्या किया, अपने एसोसिएशन बनाना चालू कर दिया, रिवॉल्यूशन करना चालू कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी जो प्रोसेस थी वो हम देखेंगे जिसके थ्रू जर्मनी और इटली एक हुए पूरे, है ना। तो देखो यहाँ पे देखेंगे हम कि मिडिल क्लास जर्मन जो 1848 में जिन्होंने अभी हमने पढ़ा कि लिबरल्स ने कोशिश की थी पूरा अलग अलग एक पूरा रिपब्लिक बनाने की, अलग अलग, ठीक है, और इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाने की। तो नेशन बिल्डिंग की ये प्रोसेस जो थी वो क्या हुआ कि शुरू में तो इन्होंने मोनार्की और मिलिट्री के सपोर्ट से दबा दी, और इनमें प्रूशिया के जो लैंड ओनर्स थे जिनको क्या कहा जाता था, जंकर्स, उनका भी सपोर्ट था। तो ये लिबरल्स लोगों का जो रिवॉल्यूशन था वो शुरू में तो दबा दिया गया। तब से जो लीडरशिप थी मूवमेंट की, नेशनल यूनिफिकेशन की, वो किसने ली अपने हाथ में, प्रूशिया ने। प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, और यही आर्किटेक्ट था उस प्रोसेस का पूरा, जिसने प्रूशियन आर्मी की हेल्प से इस प्रोसेस को पूरा किया और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। इसने क्या किया, प्रूशिया ने 3 युद्ध लड़े 7 सालों में। किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। प्रूशिया इसमें विजयी हुआ, जीत गया, और उसने यूनिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर ली। जनवरी 1817 में क्या हुआ, प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट को राजा घोषित किया गया जर्मन एम्पायर का। एक सेरेमनी हुई, सेरेमनी कहां हुई, वर्साइल के महल में, वर्साइल के पैलेस में। कब, 18 जनवरी 1871 को, जो ठंड की सुबह थी बिल्कुल। ठीक है, उसमें एक असेंबली हुई जिसमें प्रिंसेस आए, जर्मन स्टेट के सब, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, प्रूशियन मिनिस्टर शामिल हुए जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी था। ये बिस्मार्क वगैरह सब ये कहां पे इकट्ठे हुए, हॉल ऑफ मिरर ऑफ पैलेस ऑफ वर्सिलीज में। ठीक है, वर्सिलीज का जो महल था उसमें जो हॉल ऑफ मिरर था उसमें। और नया जर्मन एम्पायर जो कि किसके द्वारा हेड किया जाना था, कौन राजा बना उसका, केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। ठीक है, खाने वाला केसर नहीं, समझना, नाम है भाई। ठीक, ये आप पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर इसी सीन की है पूरा, जो ये बनाया गया, राजा इसमें खड़ा हुआ। आप इसकी डिटेल देखो, ये सीबीएसई में पूछा जा सकता है पूरा। ठीक है, तो ये जर्मन एम्पायर का प्रोक्लेमेशन था हॉल ऑफ मिरर्स वर्सिलीज में
और एंटोन वॉन वार्नर ने बनाई है पेंटिंग, ठीक है। इसमें केसर बीच में खड़ा हुआ है, चीफ कमांडर जो है प्रूशियन आर्मी का जनरल वॉन रून वो खड़ा हुआ है, बिस्मार्क खड़ा हुआ है। ये मॉन्यूमेंट जो है वो रिप्रेजेंट किया आर्टिस्ट ने बिस्मार्क को उसके 70th बर्थडे पे। कब किया? 70वें बर्थडे पे 1885 में। क्लियर? तो ये इमेज आप एक बार अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है। अब इसमें ये जो नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस थी इसमें जर्मनी में क्या है, इसने प्रूशियन स्टेट जो था उसका डोमिनेंस ज्यादा देखने को मिला। जो नया स्टेट बना जर्मन, उसने जोर किस पे दिया? पूरा मॉडर्नाइज करने पे, करेंसी को, बैंकिंग, लीगल जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में, इन पे जोर दिया गया। और ये पूरी जो चीजें थी वो किसकी अप्लाई हुई? प्रूशिया की। प्रूशिया के मेजर और प्रैक्टिस यही सब पूरा जर्मनी में अप्लाई किया गया। क्यों? क्योंकि प्रूशिया का किंग ही राजा बना है ना, इसका जर्मनी का भी। प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ने पूरा उसको कंप्लीट किया यूनिफिकेशन को, इसलिए पूरी चीजें किसकी चलेंगी? प्रूशिया की। आप ये देख सकते हो पूरा ये प्रूशिया का पूरा उसने कब्जा किया हुआ है ना, ये पूरा है प्रूशिया 1867 के 66 के पहले कैसे था। फिर ये ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये जो येलो कलर में ये 1866 का ऑस्ट्रो प्रूशिया वॉर के दौरान इसने जीता। फिर इसने ऑस्ट्रियन टेरिटरी को लिया, ठीक है। ये सारी पूरी चीजें दिखाई गई हैं कि प्रूशिया ने कौन कौन से एरिया को कब कब मिलाया अपने एरिया में, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ 1866 से 71 के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट यूनिफिकेशन है हमारा इटली का। इटली किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ है ना, या यूनिफाइड हुआ यानी कि, तो देखेंगे हम। तो देखो जर्मनी की तरह इटली जो है उसमें वो भी टुकड़ों में बटा हुआ था। इटालियंस जो है वो अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में फैला हुआ था। बात करें अगर 19वीं सेंचुरी के दौरान की, तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट का जो इलाका था उस पर केवल इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा था, ठीक है। अगर नॉर्थ इटली की बात करें तो ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कब्जे में था। सेंटर की बात करें तो ये पॉप के कब्जे में था। और सदर्न रीजन जो था वो किसके द्वारा था? स्पेन के बर्बन किंग्स के कब्जे में था, ठीक है। यहां तक कि इटालियन जो लैंग्वेज थी उसमें भी कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, उसमें तमाम चीजें अलग अलग तरह की थी, ठीक है। आगे कहानी पढ़ेंगे इटली से, इसलिए कि उससे पहले देखेंगे हम ये जर्मनी का दे रखा है ऑटो वॉन बिस्मार्क का, ठीक है। ये ऑटो वॉन बिस्मार्क का दे रखा है जर्मन रिस्टैग। रिस्टैग जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है। और ये पूरा उसका बताया है कि कितना उसका दबदबा है, उसको हंटर के साथ बताया है। इसका मतलब कि बिस्मार्क की पावर बताई गई है इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर इटली की कहानी आगे पढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ 1830s के दौरान, हमने पढ़ा था इटालियन रिवॉल्यूशनरी था गिसेप मैजिनी, उसने देखा कि एक प्रोग्राम चलाया यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए, उसने सोचा, ठीक है। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली, ठीक है। और इसने देखा कि अपने गोल को पूरा करने की कोशिश की। रिवॉल्यूशनरी जब फेल हो गई 1831 में और 1848 में, तो पूरा जिम्मेदारी किस पे आई? सार्डिनिया पिडमोंट पे आई पूरी, किसके? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के अंडर में इटली को यूनिफाइड करने की, ठीक है दोस्तों। और वॉर के दौरान किया जाना था पूरा इटली, और पॉसिबिलिटी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह अच्छा हो जाएगा। यहां पे चीफ मिनिस्टर कौन था? यहां पे था कैवोर, ठीक है। कैवोर ने क्या किया कि मूवमेंट को लीड किया ताकि इटली के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो एक हो जाएं। वो ना तो रिवॉल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था। कई वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर जो थे इटालियन एलाइट के, उसी की तरह से वो फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलता था इटालियन की तुलना में। लेकिन क्या हुआ, एक डिप्लोमेटिक अलायंस उसने फ्रांस के साथ बनाया कैवोर ने, और उसके तहत सार्डिनिया पिडमोंट ने क्या किया? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। जो रेगुलर ट्रूप्स थी उसके अलावा कई सारे उसने आर्म्ड वॉलंटियर्स रखे, और वो किसके नेतृत्व में? गिसेप गैरीबाल्डी, ये एक और रिवॉल्यूशनरी है, उसने भी इस चीज को ज्वाइन किया। और 1860 में गिसेप गैरीबाल्डी और जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे वो कहां पे गए? साउथ इटली की तरफ और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ, और वहां पे जीत गए और उनको मिला लिया अपने इटली में, ठीक है। और वहां से स्पेनिश रूलर जो अपने स्पेन के बर्बन किंग्स थे उनको हटा दिया। 1861 में क्या हुआ? विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो है वो यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया। हालांकि जो ज्यादातर इटालियन पॉपुलेशन थी जिसमें कि इलिटरेसी वगैरह बहुत ज्यादा थी, तो वो जानते ही नहीं थे कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है क्या। जो किसान थे जिन्होंने गैरीबाल्डी को सपोर्ट किया था सदर्न इटली में, उन्होंने कभी इटालिया के बारे में सुना ही नहीं था, ठीक है। और वो ऐसा मानते थे कि जो लाटालिया है वो क्या है? विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। तो दोस्तों ये भी है कि केवल एजुकेटेड मिडिल क्लास ने इसको सपोर्ट किया, तो इसलिए जो इलिटरेट लोग थे वो जानते नहीं थे कि एक्चुअली था क्या।
ये दो सीन है दोस्तों, इटालियन स्टेट है ये 1858 के पहले का, यूनिफिकेशन के टाइम का, ठीक है। और ये इटली आफ्टर यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन के बाद आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एरिया कब मिलाया गया, ठीक है, यूनिफाइड रीजन में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इटली जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। देखो टस्कनी, मोडेना, फर्मा ये अलग है, लोम्बार्डिया, वेनेशिया अलग है, पैपल स्टेट अलग एरिया में, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज अलग है, ठीक है, ये सार्डिनिया वाला इलाका अलग है। तो ये पूरा एक होके पूरा की पूरा क्या बन गया, यूनिफाइड इटली बन गया। दोस्तों आप देखेंगे ब्रिटेन का केस कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ, ठीक है, उसको देखेंगे दोस्तों। तो नेशन स्टेट का जो मॉडल था वो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली ये ग्रेट ब्रिटेन ही था। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ तो वो कोई एकदम से नहीं हुआ, एक बड़ी लंबी प्रोसेस थी। देखो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी ब्रिटिश नेशन जो है वो था नहीं 18वीं सेंचुरी के पहले। प्राइमरी जो आइडेंटिटीज थी यहाँ पे जो लोग रहते थे वो एथनिक ग्रुप थे अलग अलग। वो एथनिक ग्रुप कौन कौन से थे, वो थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इस तरह से एथनिक ग्रुप अलग अलग बटे हुए थे। इन एथनिक ग्रुप का अपना तो कल्चर था और अपना ही पॉलिटिकल ट्रेडिशन। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश नेशन ने पावर हासिल की, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह इन सब की वजह से, और इसीलिए ये दूसरे देशों पे अपना अपना जो असर था वो धीरे धीरे बढ़ाने लगा। इंग्लिश जो पार्लियामेंट थी उससे पावर, उसको पावर आई मोनार्की से 1688 में, ठीक है। और यही इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू नेशन स्टेट बनना था इंग्लैंड, और यहाँ पे इंग्लैंड सेंटर था मेन। अब क्या हुआ, एक एक्ट होता है एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है दोस्तों, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। उसने स्कॉटलैंड पे अपना असर दिखाया और स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में ले लिया 1707 में। और ये पूरा क्या कहलाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पूरा इस पे इंग्लिश का यानी कि इंग्लैंड का अधिकार हो गया, अपना सर स्कॉटलैंड पे दिखाने लगा इंग्लैंड। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें कौन से मेंबर थे दोस्तों, इंग्लिश मेंबर थे पूरे, ठीक है। ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने लगी, इसका मतलब स्कॉटलैंड का पूरा कल्चर खत्म होने लगा धीरे धीरे पूरा। कैथोलिक जो क्लेंस थे जो स्कॉटिश आइलैंड में रहते थे उनको बहुत बुरी तरह का चीजों का सामना करना पड़ा, ठीक है। स्कॉटिश हाईलैंडर जो थे उनको अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया, नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया, ठीक है, और उन्हें अपने घरों से भी बाहर बड़ी संख्या में निकाल दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एक और देश की, आयरलैंड की, ब्रिटेन में ही। तो आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस कंट्री में क्या हुआ कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो सेक्ट हैं दोस्तों क्रिश्चियन रिलीजन में। तो ये सेक्ट में डिवाइडेड था ये अपना आयरलैंड। इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की आयरलैंड में, और बड़ी कैटेगरी में जो कैथोलिक कंट्री थी उस पर कब्जा कर लिया। कैथोलिक जो भी रिवॉल्ट हुआ वो दबा दिया गया। एक फेल्ड रिवॉल्ट था जो कि वॉल्फ टाउन और उनकी एक ग्रुप था यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में बनी, इन्होंने भी विरोध किया पर ये दबा दिया गया। और इस तरह से आयरलैंड को भी अल्टीमेटली मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, ठीक है। जो ब्रिटिश नेशन बनाया गया उसमें कल्चर किसका रखा गया, इंग्लिश कल्चर। सिंबल किसका रखा गया, ब्रिटेन का। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक उसका मेन बनाया गया फ्लैग। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग बनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी को प्रमोट किया गया। और पूरे नेशन जो है वो केवल इंग्लिश कल्चर के सबऑर्डिनेट बन के रह गए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन पूरा बन गया। दोस्तों ये जो पिक्चर है वो आप देख सकते हो, इसमें गैरीबाल्डी जो है वो हेल्प कर रहा है किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को, सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था उसको इटली नाम का जूता पहनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बता रहा है कि उसने इसको इटली को हेल्प की थी या किस तरह से उसने अपना योगदान दिया, ठीक है दोस्तों। ये गैरीबाल्डी की पूरी कहानी दी है, आप किसी गैरीबाल्डी की कहानी देख सकते हो। दोस्तों एक वर्ड आता है एथनिक, उसका भी आप समझ सकते हो। एक कॉमन रेशियल ट्राइबल या कॉमन कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है किसी कम्युनिटी का, ठीक है, उसे बोला जाता है एथनिक। क्या बोला जाता है दोस्तों से, एथनिक।